एक बार पुनः आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि साथियों, हम कंजप्शन हाइपोथेसिस पर चर्चा कर रहे थे और उससे जुड़े हुए 3 जो परिकल्पनाएं हाइपोथेसिस हैं उन पर हमने चर्चा कर ली है, जिनमें निरपेक्ष आय परिकल्पना, सापेक्ष आय परिकल्पना यानी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, उनकी चर्चा कर ली है। आज जो हमारा वीडियो बनने जा रहा है वो है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ये है, इसके बाद भी अपना एक और इससे संबंधित हाइपोथेसिस आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। इनसे संबंधित प्रश्नों पर भी हम साथ साथ चर्चा करते जा रहे हैं। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस क्या है, यह हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई है और इनसे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उन तमाम बिंदुओं पर हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। मैंने सबसे पहले कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। उन प्रश्नों को देखने के बाद कुछ इस प्रकार के आउटलाइन हमारे इस परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस से संबंधित सामने रहेगी। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हो, व्हेन करंट इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव ट्रांजिटरी कंपोनेंट्स। अब ये ट्रांजिटरी कंपोनेंट्स क्या है, आगे हम, जैसा कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है वो फ्रीडमैन के द्वारा दी गई है। उसने जो 2 पार्ट उसके बांटे हैं, तो उनमें से ट्रांजिटरी क्या है, ट्रांजिटरी इनकम क्या है, ट्रांजिटरी कंजप्शन क्या है। तो ऐसी स्थिति में अगर नेगेटिव यहाँ दे रहा है, नेगेटिव स्थिति आ जाए, नेगेटिव कंपोनेंट्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाए, तो इनमें से ये ऑप्शन दे रखे हैं, आप इन ऑप्शन को देखिए। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज लेस देन द लॉन्ग टर्म एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये ऑप्शन है। अब इनको आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन एक प्रश्न के द्वारा आप एक समझ पाइएगा। इसी प्रकार अकॉर्डिंग मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ परमानेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन, तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि इनमें से ये जो एक फ्रीडमैन की जो थ्योरी है उसमें परमानेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये किस पर निर्भर है, डिपेंड किस पर कर रहा है, ट्रांजिटरी इनकम अलोंग ट्रांजिटरी एंड परमानेंट इनकम अलोंग, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके अंतर्गत आएगा, उन पर अपन यहाँ ये कहना चाह रहा है। ये इनमें से ये कोड दे रखा है, पहला और दूसरा सही होगा, फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा या सेकंड फोर्थ सही होगा, इनमें से आप देखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें, जैसे ये इन द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंज्यूम विच पेयर ऑफ कंपोनेंट्स हैज ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप, यानी इनमें से कौन सा जो एक संबंध है जो अनुपातिक को दर्शा रहा है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप को दर्शा रहा है, तो ये भी आप इसके अंदर देखोगे। हम इन प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस पूरी हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे, उसके बाद इन बिंदुओं पर। लेकिन मैं एक बार प्रश्न की ओर आपको ध्यान ले जाना चाहूँगा, क्योंकि एक अपना एक आधार बने इससे। चौथा प्रश्न देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ द परमानेंट इनकम, इनमें से कौन सी अजम्पशन है वो इसकी नहीं है। इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा और इन प्रश्नों को फिर अंत में जब वीडियो कंप्लीट हो जाए, ये प्रश्न है वो कहीं ना ये यूजीसी नेट के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं और भी कंपटीशन में पूछे गए हैं। 5th प्रश्न है, द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस अज्यूम ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ वेरिएबल, इनमें से किन के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध दर्शा रहा है, वो इन जो चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट देखना है। और इन लॉन्ग रन ट्रांजिटरी कंजप्शन विल बी, तो अगर लंबे समय के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद ये जो ट्रांजिटरी कंजप्शन वो क्या हो जाती है, तो यहाँ बिकम जीरो नहीं B0 है, B0, थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा टाइपिंग त्रुटि इसके अंतर्गत हुई है। अब हम इसको पढ़ते हैं। और साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया था, मैंने एक इनोवेशन किया, नवाचार कर रहा हूँ मैं साथ के साथ, और मैंने क्या किया, एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश, और इसमें सुविधा ये रहेगी कि दोनों मीडियम के जो इस अर्थशास्त्र से जुड़े हुए साथी हैं उनको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करें स्थायी आय परिकल्पना, जो कि फ्रीडमैन के द्वारा, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो फ्रीडमैन के द्वारा दी गई है। अब
सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई है, और साथ ही साथ जो क्रम दिया हुआ है, जो जैसा कि पहले हमने पढ़ा एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, फिर रिलेटिव, फिर ये परमानेंट, तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अंत में जो लास्ट वीडियो बनेगा उसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा। और यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया है, तो फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया है। अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे, मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूँ। जैसा कि यहाँ हम लिखें स्थाई, और स्थाई कोई चीज़ हो जाती है वो एकदम हम फ्री हो जाते हैं, यानी सबसे पहले यही प्रश्न बनता है कि आखिरकार ये स्थाई आय परिकल्पना किनके द्वारा दी गई है। तो मैंने यहाँ एक ट्रिक ली है, और ये ट्रिक ठीक भी बैठती है। ये मान लीजिए कि हम कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लो कि सर्विस के लिए, और सर्विस कैसी है, परमानेंट है, और परमानेंट होते ही हम क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, यानी हमारे जो भविष्य के लिए, फ्यूचर को लेकर हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप एक ये ट्रिक आप ध्यान में रखना कि स्थाई, फ्री, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि फ्रीडमैन ने जो रिजेक्ट किया है, इसको अस्वीकार किया है कि जो करंट और जो मेजर्ड आय है वो उपभोग को निर्धारित करती है, इस बात को उसने रिजेक्ट किया है, ठीक है। इस बात को उसने नकारा है कि जो आपकी करंट और मेजर्ड इनकम है वो उपभोग को निर्धारित नहीं करती है। इसके स्थान पर उसने क्या किया कि कंजप्शन और जो इनकम है उनके दो दो पार्ट्स उसने बनाए हैं। पहला है स्थाई, परमानेंट, और दूसरा है अस्थाई, यानी ट्रांसटरी। अब यहाँ आप बिल्कुल समझिएगा कि उस जो आपकी जो मेजर्ड या इनकम है उसके उसने दो पार्ट बताए हैं, कंजम्पशन के भी दो पार्ट हैं, ये आप दोनों ध्यान में रखना। एक है उसने बताई स्थाई और एक है अस्थाई। अंग्रेजी में देखें तो परमानेंट और ट्रांसटरी इनकम, यानी यहाँ हम देखें y इक्वल्स टू क्या है, वाई पी प्लस वाई टी, ठीक है। तो ये P का मतलब परमानेंट और T का मतलब ट्रांसटरी, ये दो पार्ट हो गए। आगे हम पढ़ेंगे कि स्थाई कौन सी होगी और अस्थाई कौन सी होगी, परमानेंट इनकम कौन सी होगी और ट्रांसटरी इनकम कौन सी होगी, उस बात को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ फ्रीडमैन है वो जो स्थाई परमानेंट है उसको इस प्रकार से परिभाषित करता है कि कोई व्यक्ति अपना जो वेल्थ है, धन है, उसको ज्यों का त्यों सुरक्षित रखते हुए कोई उपभोक्ता इकाई आय जिस मात्रा का उपभोग कर सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि कोई इस प्रकार का उसका वेल्थ है जो परमानेंट के रूप में, जिसको ध्यान में रखते हुए वो कंजप्शन करता है, वो है। आगे हम इसको और थोड़ी सी भाषा इसकी आपको लग रही होगी क्या होगा। स्थाई एक अपने मोटे रूप में देखें कि एक व्यक्ति उसको लेकर मतलब भविष्य में, फ्यूचर में योजना बनाता है और उसके आधार पर वो खर्च करता है, वो है। यह आय किसी परिवार की प्रमुख आय होती है जो आगे काल क्षितिज तथा दूरदृष्टिता पर निर्भर होती है, जो टाइम होरिजन एंड फोरसाइट है उस पर निर्भर कर रहा है। तो इसके अंतर्गत ये सब सम्मिलित होते हैं, जैसे परिवार का जो एक फैमिली है उसकी जो आप देखोगे गैर मानव धन, नॉन ह्यूमन वेल्थ ऑन द फैमिली पर्सन, उसकी पर्सनल क्वालिटी ऑफ द अर्नर की पर्सनल क्वालिटी, या अर्नर की जो मतलब जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका जो गुण है वो है, जैसे उसका व्यवसाय है या उसका जो व्यवसाय है वो कौन से स्थान पर है, ये सब इस स्थायी आय के अंतर्गत इंक्लूड होंगे, जिसके द्वारा उसकी, जैसे किसी व्यक्ति की कोई शॉप है, अब उस शॉप के द्वारा क्योंकि वो पूरा का पूरा उसके अंदर जो इनकम प्राप्त हो रही है वो कहीं ना कहीं आपकी जो परमानेंट इनकम है उसके अंदर उसको शामिल करेंगे। तो परमानेंट है जिसको देकर वो प्लान करता है, अपने कंजप्शन का प्लान करता है, वो इसके अंतर्गत फ्रीडमैन ने उसको स्थायी आय परिकल्पना के अंतर्गत शामिल किया है। आगे इसके अंदर हम देखें जो उपभोक्ता की जो मापित आय या चालू आय, यानी मेजर्ड इनकम या करंट इनकम, यानी ऊपर हमने पढ़ा y इक्वल्स टू वाई पी प्लस वाई टी,
P परमानेंट, T ट्रांसटेरी, ये Y है। इसको कहेंगे हम मेजर्ड इनकम यानी मापित आय या चालू आय। इस चालू आय का एक हिस्सा है परमानेंट और एक है ट्रांसटेरी। अब ये क्या कह रहा है कि उपभोक्ता की मापित आय अथवा चालू आय Y, इसलिए यह किसी अवधि में उसकी स्थायी आय P आय से अधिक या कम हो सकती है। ठीक है, ये जो Y मेजर्ड इनकम है वो परमानेंट इनकम से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। उसका कारण क्या है कि मेजर्ड जो इनकम है वो स्थायी आय में इस तरह के जो अंतर है आय के अस्थायी भाग, वो किसके कारण होती है? इस ट्रांसटेरी इनकम के कारण होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आकस्मिक लाभ है, जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स है या लॉस है या चक्रीय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो ट्रांसटेरी इनकम है वो बढ़ या घट सकती है। ठीक है, अब जैसे ये परमानेंट इनकम 100 है, अब अगर ये ट्रांसटेरी इनकम है वो किसी कारण से बढ़ गई, 10 हो गई, मान लो 10 हो गई, तो ये जो आपकी मेजर्ड मापित आय है वो कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। या किसी अनएक्सपेक्टेड लॉस के कारण ये घट गई, -10 हो गई, तो ये जो मेजर्ड इनकम है वो कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। तो इस प्रकार आप देखोगे कि परमानेंट इनकम से जो मेजर्ड इनकम है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। यदि आकस्मिक लाभ के कारण, अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है उसके कारण जो आपकी ट्रांसटेरी इनकम है वो पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव होगी, तो इस स्थिति में जो मेजर्ड इनकम है वो परमानेंट इनकम से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी मान लीजिए परमानेंट इनकम 100 है और अनएक्सपेक्टेड गेन्स प्राप्त हुआ तो वो 10, तो इसका मतलब जो आपकी मेजर्ड इनकम है वो कितनी हो जाएगी? 110 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी स्थिति इस प्रकार से बन सकती है, यदि चोरी हो गई या कोई हानि हो गई, उसके कारण आपकी ट्रांसटेरी इनकम है वो कैसी हो गई? नेगेटिव। एक प्रश्न के अंतर्गत भी ये आपको देखने को मिला है कि वो नेगेटिव की बात चर्चा की है, पॉजिटिव की भी चर्चा कर सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ नेगेटिव की चर्चा की है और नेगेटिव करते ही जो ट्रांसटेरी जो इनकम है वो नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे 100 है और ट्रांसटेरी इनकम क्या हो गई? 10 कम हो गई, तो इसका मतलब जो मापित जो मेजर्ड इनकम है वो कितनी हो गई? 90। यानी मापित आय घटकर स्थायी आय से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये ट्रांसटेरी इनकम शून्य भी हो सकती है, और इस स्थिति में वो दोनों क्या हो जाएंगे? मापित और स्थायी आय क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। मेजर्ड इनकम और परमानेंट इनकम एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप एक अंतर कर पा रहे हो, किसका? वाई का, वाई पी परमानेंट का और वाई टी ट्रांसटेरी का। इनके इस डिफरेंस को ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं डायग्रामेटिक प्रश्न इसके माध्यम से पूछा जाता है। अब इसमें एपीसी का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको डायग्रामेटिक तरीके से हम समझेंगे ना, तो बड़ा ज़्यादा इजीली हम उसको समझ पाएंगे। आगे इसमें हम चर्चा करें, जिस प्रकार से हमने इनकम की बात की उसी प्रकार से कंजप्शन की बात करेंगे। यहाँ भी हम जो आपका मेजर्ड कंजप्शन है उसके भी 2 पार्ट्स हो गए। पहला हो गया परमानेंट हो गया, और परमानेंट कौन सा होगा? स्थायी उपभोग भी उन सेवाओं का मूल्य है जो किसी विशेष अवधि में उपभोग करने की योजना प्लानिंग की जाती है, ठीक उस प्रकार से जैसे हमने इनकम की बात ऊपर की गई। और दूसरा पार्ट होगा ट्रांसटेरी कंजप्शन। अब यहाँ नोट लगाकर मैंने एक बात लिखी है कि यहाँ भी क्या होगा, जो मेजर्ड कंजप्शन है वो परमानेंट कंजप्शन से अधिक, कम अथवा उसके बराबर हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है, उसे अबोव हो सकता है, उससे लेस देन भी हो सकता है। और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका जो ट्रांसटेरी उपभोग है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या शून्य है। तो कहीं ना कहीं इसके भी 2 पार्ट्स हैं, बस समझने मात्र के लिए ये आपको एक अंतर समझ में आए कि यहाँ परमानेंट क्या है, ट्रांसटेरी क्या है। आगे इसका मतलब पूरा विश्लेषण हम करेंगे कि कहाँ इसकी आवश्यकता हमें पड़ी है। और इसमें हम देखते हैं, यहाँ हम एक मैथमेटिकल रूप में देख रहे हैं कि जो आपका परमानेंट कंजम्पशन है वो निर्भर कर रहा है परमानेंट इनकम पर। यानी
और यहाँ ये के एक मान लो एक कांस्टेंट राशि है, और के में क्या क्या शामिल है, एक कांस्टेंट राशि है तो जैसे मान लीजिए के 0.5 है, ठीक है, तो यहाँ सी पी 0.5 वाई पी, ठीक है। यहाँ ये परमानेंट इनकम है, वो किसको प्रभावित कर रही है, परमानेंट कंजप्शन को प्रभावित कर रही है। इनके बीच एक रिलेशन है, गणितीय में समीकरण है, और वो कैसा होगा, यहाँ अनुपातिक होगा, ठीक है। के अंदर, यहाँ के अंदर क्या क्या शामिल है, आर शामिल है, डब्लू शामिल है, यू शामिल है। इस प्रकार एक समीकरण हमें प्राप्त हुआ, सी पी बराबर के, ये आर डब्ल्यू यू और वाई पी। तो यहाँ वाई पी और सी पी के अंदर एक समीकरण द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अब यहाँ हम समझते हैं कि के क्या है और आर क्या है, और इनका संबंध इसके अंदर क्या प्राप्त हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो के क्या है, एक मल्टीपल है, गुणक है, जो आपने पढ़ा है गुणक। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। डब्लू क्या है, कुल धन अथवा राष्ट्रीय आय से संपत्ति व गैर संपत्ति आय का अनुपात, जो रेशो ऑफ प्रॉपर्टी एंड नॉन प्रॉपर्टी इनकम टू टोटल वेल्थ और नेशनल इनकम का एक अनुपात है, वो यहाँ डब्लू को दर्शाया जा रहा है। अब इनका सीपी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम चर्चा करेंगे। और यू क्या है, आपकी कंजप्शन प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द कंज्यूम, ये उसकी जैसे कि एमपीसी है, ठीक वही यहाँ हम लेकर चल रहे हैं। इसके कारण जो स्थिरांक जो कांस्टेंट है, जो के, वो क्या है, सीपी बटा वाईपी है, एक अनुपात है, कांस्टेंट है, जो स्थायी आय से स्वतंत्र है, जो परमानेंट इनकम से, इससे वाईपी से कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट राशि है। तो फिर इस के पर किस किस का प्रभाव पड़ेगा, यानी हम देख रहे हैं के किस से मिलकर बना है, आर डब्ल्यू यू, तो आर का, डब्ल्यू का, यू का, ये कांस्टेंट पर कैसे प्रभावित करेगा, ठीक है। यहाँ तो सीधा रिलेशन किस पर है, वाई पी और सी पी का है, लेकिन ये कांस्टेंट जो बीच में दे रखा है कि ये किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, उसको हम देखेंगे। यहाँ इस प्रकार ये जो के है, उपभोग की स्थायी सीमांत प्रवृत्ति है, यानी यहाँ ए पी सी इक्वल्स टू एम पी सी है, ठीक है। क्योंकि ये जब मैंने केन्ज का मनोवैज्ञानिक नियम पढ़ाया था, तो ऐसी स्थिति में क्या है, जब ये 45 डिग्री की हमने एक रेखा बनाई थी, तो इस पर क्या होता है, इस पर ए पी सी इक्वल्स टू एम पी सी है, क्योंकि ये एक प्रोपोर्शनल अनुपातिक संबंध को दर्शाता है, ये यहाँ से 45 डिग्री वाला जिसकी हमने चर्चा की थी। तो यहाँ इसका मतलब वाई पी और सी पी के बीच में ये कैसा संबंध दर्शा रहा है, अनुपातिक परिवर्तन दर्शा रहा है, ठीक है। सीधा संबंध यहाँ पॉजिटिव रिलेशन यहाँ दर्शा रहा है, जिसका यहाँ आपने ऊपर एक प्रश्न भी आया हुआ है, उस प्रश्न को इसके माध्यम से आप हल कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों के बीच में वाई पी यानी परमानेंट इनकम और सी पी का मतलब परमानेंट कंजप्शन के मध्य इस फ्रीडमैन ने बात की गई है। अब इसके अंदर हम और बात करें, फ्रीडमैन ने कुछ इस प्रकार की फोर्स जो प्रतिक्रमण कर शक्ति है उसका विश्लेषण किया है, जिनसे ये परिणाम प्राप्त हुआ। ऊपर आपने आर डब्ल्यू यू की चर्चा की, वो किस प्रकार से प्रभावित किए, फ्रीडमैन ने इस पर इनके रिजल्ट पर चर्चा की है, जिसमें पहला उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बात की, और उन्होंने देखा कि 1920 के दशक में इसमें दीर्घकालीन पतन हुआ, गिरावट हुए, इसके जो देर इज हैज़ बीन ए लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन सिंस 1920 में। और जब आर में गिरावट होगी तो निश्चित रूप से के का मूल्य बढ़ेगा, के बढ़ेगा, यानी यहाँ आर और के में कैसा उल्टा संबंध है, यहाँ आर गिरेगी यानी ब्याज की दर घटेगी, तो निश्चित रूप से उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो के का मूल्य बढ़ेगा। दूसरा उसने ये देखा कि राष्ट्रीय धन से संपत्ति और गैर संपत्ति का अनुपात, जिसे हमने डब्ल्यू कहा है, इसमें दीर्घकालीन पतन हुआ है, जिससे के का मूल्य घटा है। जब लोगों की राष्ट्रीय आय धन से संपत्ति का अनुपात गिरावट होगा तो निश्चित रूप से के का मूल्य यहाँ घटेगा, इस बात का उसने एक रिजल्ट देखा है। और सी उसने बात की है तीसरा, उपभोग की प्रवृत्ति, जिसको हमने यू देखा है, और ये यहाँ 3 कारणों पर इसने से प्रभावित होता है। पहला उसने ये देखा कि जो फार्म्स है, खेत है, खेत की जनसंख्या में तीव्र पतन हुआ, जिससे शहरीकरण, शहरों की तरफ गए लोग अर्बन की तरफ, तो उससे उपभोग बढ़ा, और उपभोग बढ़ने से के का मूल्य बढ़ेगा। सीधा सा कंजप्शन जो है, जो एमपीसी बढ़ेगी, निश्चित रूप से के का मूल्य बढ़ेगा। दूसरा उसने ये देखा कि परिवार का आकार बहुत घटा है,
इससे बचत बढ़ी है और उपभोग घटा है, जिसके परिणाम स्वरूप के का मूल्य कम हुआ है। यानी कुछ कारण ऐसे हैं जो उपभोग की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और कुछ घटाते हैं। जैसे अर्बन शहरीकरण हुआ, उसके कारण उपभोग बढ़ेगा, के का मूल्य बढ़ेगा। और अगर परिवार है, फैमिली है, उसका जो आकार है वो घटेगा तो बचत घटेगी और बढ़ेगी और उपभोग घटेगा, जिसके परिणाम स्वरूप के का मूल्य बढ़ेगा। तो ये दो कारण इसके अंतर्गत है। तीसरा देखें कि राज्य की ओर से सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी की अधिक व्यवस्था की गई है। इससे अधिक बचत रखने की आवश्यकता कम हो गई और इससे अधिक उपभोग प्रवृत्ति बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप के का मूल्य बढ़ा है। तो कुछ ये 3 कारण हैं जिनके कारण जो है जो यू प्रभावित होता है। यू को हमने लिया एमपीसी, उपभोग की प्रवृत्ति। तो ये 3 कारण, और इन सब से के का मूल्य, जो के का मूल्य है वो किन से, आर, डब्ल्यू और यू तीनों पर चर्चा की है, जो कांस्टेंट है। ठीक है, ये के प्रभावित होगा तो किन से, आर से, डब्ल्यू से और यू से प्रभावित होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ उसने ये देखा कि सीपी किस पर निर्भर कर रही है, वाईपी पर, यानी परमानेंट इनकम के कारण को क्या प्रभावित हो रहा है, परमानेंट कंजप्शन प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर यहाँ बात की गई है। इन प्रतिकारी शक्तियों का कुल प्रभाव यह है कि स्थायी आय भाग में परिवर्तन के अनुपात से उपभोग बढ़ जाता है। यानी अनुपातिक परिवर्तन, प्रोफेशनल जो स्थायी आय और उपभोग के बीच में देखने को मिला, जिसका प्रश्न ऊपर दिया गया है, उस प्रश्न को आप दोबारा देखिएगा। इस प्रकार फ्रीडमैन के अनुसार स्थायी आय और जो उपभोग है उनके बीच में कैसा संबंध है, प्रोफेशनल संबंध है, अनुपातिक संबंध है, जहाँ के अनुपातिक गुणांक है, कोफिशेंट है, जिसमें एपीसी और एमपीसी दोनों शामिल है, और जो ऊपर वर्णित कारकों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में स्थायी आय का वह अनुपात जो जिसका उपभोग किया गया है, जो कि एक अनुपातिक गुणांक है, कोफिशेंट है, जो प्रोफेशनल है, प्रोपोर्शनेट है, जो अनुपातिक है, और जिसमें एपीसी और एमपीसी दोनों है। और अनुपातिक होगा तो क्या बात की गई थी, एपीसी इक्वल्स टू एमपीसी की बात की गई थी। साथियों, जिन्होंने जो निरपेक्ष एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस नहीं पढ़ा वो जरूर पढ़िएगा। वो जब आप पढ़ोगे तो आपको अनुपातिक और गैर अनुपातिक का संबंध अंतर समझ पाएगा। अनुपातिक आपने देखा कि यहाँ मूल बिंदु से आता है 40 डिग्री है, तो ये अनुपातिक होता है। और अनुपातिक कब होगा कि इसकी स्थिति में एपीसी इक्वल्स टू एमपीसी होती है, और यहाँ जितना अनुपातिक परिवर्तन होता है वो यहाँ इसमें होगा। यानी यहाँ वाई सी और y1 और c1, यानी यहाँ जो y1 में जितना परिवर्तन हुआ वो उतना ही c1 में होगा। तो ये एक अनुपात होगा, 1:2 बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ परिवर्तन हुआ 5 का y1 में, और c1 में भी कितने का 5% का परिवर्तन हुआ, तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर कितना आएगा, a है, ये अनुपातिक है। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। अब इसकी कुछ अजम्पशन दे रखी है, उन अजम्पशन की भी हम बात करें। इससे भी एक प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा समझिएगा। ये कह रहा है कि अस्थायी, ट्रांसटेरी और परमानेंट इनकम के बीच कोई सहसंबंध नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है, कि परमानेंट और ट्रांसटेरी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। जरूरी नहीं है कि परमानेंट इनकम बढ़ेगी तो ट्रांसटेरी एक तरह से अस्थायी है ना, अनएक्सपेक्टेड है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में। दूसरा कह रहा है कि स्थायी और अस्थायी, परमानेंट और ट्रांसटेरी कंजप्शन के बीच भी कोई सहसंबंध नहीं है, उनके बीच में भी कोई कोरिलेशन नहीं है। तीसरी बात कर रहा है कि जो ट्रांसटेरी कंजप्शन है और ट्रांसटेरी इनकम है उनके बीच भी कोई संबंध नहीं है, केवल किन के बीच में है, परमानेंट इनकम के कारण ही ये परिवर्तित होता है। तो ये भी आप थोड़ा सा इसको समझिएगा। ठीक है, तो केवल ये चौथा बिंदु, ये अब्जम्पशन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, बड़ा आसान सा है, केवल और केवल परमानेंट इनकम और परमानेंट कंजप्शन के बीच ही बात की जा रही है। आगे हम देखें कि जो फ्रीडमैन है, फ्रीडमैन की जो ये सिद्धांत की जिसकी बात करें, क्रॉस सेक्शन के परिणाम के आधार पर ये बताता है, और इसके अनुसार क्या है कि जो अल्पकालीन है, शॉर्ट टर्म कंजप्शन है, वो कैसा है, लाइनर है और नॉन प्रोफेशनल यानी गैर अनुपातिक है। यहाँ इंग्लिश में ये दे रखा है। इसके कारण क्या है, एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी है। और
फ्रीडमैन के द्वारा जो जो आप देखोगे क्रॉस सेक्शन जो परिणाम देखे उसने, उनके आधार पर ये बात कर रहा है। दूसरा वो बात कर रहा है कि दीर्घकालीन जो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लाइनन तो होगा लेकिन वो कैसा होगा, अनुपातिक होगा। तो अब पुनः मैं बता रहा हूँ, अगर ये है और एक स्थिति ये है, ठीक है। अब ये स्थिति में जो मूल पॉइंट से ओ से गुजर रहा है, ये भी रेखीय लाइनर है, ये भी रेखीय है, लेकिन ये कैसा है, अनुपातिक है, और ये कैसा होगा, गैर अनुपातिक होगा। ये वाला गैर अनुपातिक है, नॉन प्रोपोर्शनल है। तो ये तो शॉर्ट टर्म की बात है और ये है लॉन्ग टर्म की, अल्पकाल की बात है। बस इतना सा अंतर है, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। फ्रीडमैन की जो स्थायी आय परिकल्पना है उसको एक डायग्राम के द्वारा भी हम समझेंगे, ठीक है। डायग्राम में आप देखोगे कि ये जो ये लाइन है, ये वाली CL और CS, इनको आप देखिएगा क्या कह रखा है कि CL है वो क्या है, वो लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन है जो एक व्यक्ति की आय और उपभोग के बीच दीर्घकालीन अनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप को, अनुपातिक संबंध को व्यक्त कर रहा है, जिसमें APC इक्वल्स टू MPC होगी। और CS क्या है, एक गैर अनुपातिक अल्पकालीन उपभोग फलन है जहां मापित या वर्तमान आय में स्थायी और अस्थायी दोनों भाग शामिल है। यानी जो CS लाइन है, CS लाइन इस प्रकार से CS लाइन है, उस CS लाइन जो गैर अनुपातिक है और उसमें स्थायी और अस्थायी दोनों शामिल है, ठीक है। मापित या वर्तमान आय है, ये मापित या वर्तमान आय, क्योंकि मापित या वर्तमान आय को क्या y इक्वल्स टू YP प्लस YT के द्वारा दर्शाया गया। तो इस y में या C में बात करें तो दोनों शामिल इसमें है, क्योंकि C बराबर भी क्या है, CP प्लस CT है, ठीक है। P का मतलब परमानेंट, T का मतलब ट्रांसटरी, ये है चीजें है, दोनों शामिल है। इससे संबंधित एक प्रश्न था, उसको आप हल कर पाओगे, उसको समझेंगे अपन। अब ये क्या कह रहा है, इस बात को समझिएगा कि ये जो CL रेखा है ये लॉन्ग टर्म को दर्शा रही है और CS है वो शॉर्ट टर्म को दर्शा रही है। अब मान लीजिए OY आय है और इस पर इनकम कितनी है, E है, ठीक है। अब E पॉइंट पर ये जो परमानेंट जो मेजर्ड इनकम है जिस पर स्थायी और अस्थायी दोनों शामिल है वो OY है, ठीक है, जिस पर CS और CL दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन कितना हो गया, EY हो गया, कितना हो गया, EY इसके अंतर्गत हो गया। अब किसी कारण से ये OY आय है वो बढ़कर OY1 हो जाती, इतनी बढ़ गई अचानक, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो कंजप्शन है वो E से E2 बिंदु पर जाएगा, E से E2 बिंदु पर जाएगा शॉर्ट टर्म में हम देखें तो। क्यों, क्योंकि अचानक आय बढ़ने के कारण कंजप्शन उसके अनुसार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो कितना बढ़ेगा, EY से E2Y1 नहीं होगा। लेकिन ये इनकम कई लॉन्ग टर्म तक, बड़े समय तक ऐसी स्थिति उत्पन्न रहेगी, ऐसा बना रहेगा, तो लोग इसको स्थायी आय, परमानेंट इनकम समझेंगे। और ऐसी स्थिति में कंजप्शन, फिर ये जो CS कर्व है वो धीरे धीरे ऊपर की स्थिति पर सरकेगा और CS1 हो जाएगा। और यहाँ ये जो कंजप्शन है वो कितना हो जाएगा, E1Y1 हो जाएगा। डायग्रामेटिक तो ये है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन अपन समझें, उसके बाद जो एक प्रश्न था उसको मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। यानी दोनों वक्र OY स्तर के बिंदु E पर बराबर थे, ठीक था, जहाँ स्थायी आय और मापित आय समान है, और इस प्रकार स्थायी और मापित आय उपभोग कितना है, YE समान है। YE जो ऊपर वाला YE था, मैं पुनः आपको ले जाऊँ, YE था ये, ठीक है, ये YE। E बिंदु पर अस्थायी कारक नहीं पाया जाता, इस E पॉइंट पर कोई ट्रांसटरी कंपोनेंट्स नहीं है, क्यों, ठीक है ना। अब यदि उपभोक्ता की आय बढ़कर OY1 हो जाती, आय बढ़कर OY1 हो जाए तो वह अपने उपभोग को आय में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ाएगा, आय के अनुरूप। इसके लिए वो CS वक्र पर E से E2 की ओर जाए गति करेगा, जहां अल्पकाल में उसकी मापित आय है वो OY1 है, मेजर्ड इनकम कितनी है, OY1 है, और मापित उपभोग कितना, मेजर्ड कंजप्शन कितना है, Y1E2 है, Y1E2 है, जैसा आप डायग्राम देख। परंतु यदि OY आय स्तर है
वो स्थायी आय स्तर हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, तो उपभोक्ता इसके अनुरूप अपने उपभोग में क्या करता है, वृद्धि करता है, और जिससे उसका जो अल्पकालीन उपभोग फलन है वो CS सरक कर ऊपर की ओर CS1 पर चला जाएगा, और दीर्घकालीन उपभोग फलन CL के E1 बिंदु पर कटेगा, और इस प्रकार जो OY1 स्थायी जो परमानेंट आय का लेवल है उस पर उपभोक्ता Y1 E1 कंजप्शन करेगा। ठीक है, ये स्थिति है। अब एक ऊपर प्रश्न क्वेश्चन पूछा गया था, बताया गया था कि मान लीजिए आय इतनी है, ठीक है, ये आय है, और ये CS1 पहले वाला कंजप्शन जो अल्पकालीन वो है, और इस पर इस OY1 आय पर E1 Y1 कंजप्शन किया जा रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उस प्रश्न में ये कहा गया था, एक बार मैं पुनः उस प्रश्न पर आपको ले जाना चाहूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे अपन। व्हेन करंट इनकम इंक्लूड नेगेटिव ट्रांसटरी कंपोनेंट्स, नेगेटिव उसके अंदर आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम विच इज लेस देन द लॉन्ग टर्म एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम विच इज हायर देन द एवरेज लॉन्ग टर्म प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, एंड एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम विच इज इक्वल द। तो आप देखिएगा ये तो अपना क्या है, लॉन्ग टर्म, ये अपना क्या है, शॉर्ट टर्म। ठीक है, इस प्रकार से है अपना ये बिंदु, और ये अपनी आय है, और ये अपना कंजप्शन है EY इनकम OY है। अब क्या हुआ कि नेगेटिव ट्रांसटरी कंपोनेंट्स इसके अंदर शामिल हो गया, तो निश्चित रूप से इनकम में क्या हुई, कमी हुई, और इनकम घटकर कितनी हो गई, OY1 हो गई। ठीक है, OY1 हो गई। लेकिन ऊपर बताया गया आपको, मैंने एक्सप्लेन में बताया कि इनकम में अचानक गिरावट या अचानक वृद्धि होगी तो कंजप्शन में उतना परिवर्तन नहीं होगा, तो कंजप्शन इस CS वक्र पर ही चलेगा, इस पॉइंट पर, यहाँ मान लीजिए यहाँ आ गया ये, ठीक है, इस E2 पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको ये स्थायी नहीं समझते, परमानेंट नहीं समझते। अब देखिए कि इस स्थिति पर जो आपका E2 Y2 APC है, इस बिंदु पर APC वो इस CL लॉन्ग टर्म वाले से क्या है, ग्रेटर देन है, यानी एवरेज प्रोपोर्शनलिटी कंज्यूम विच इज हायर देन एवरेज लॉन्ग टर्म, यानी इस लॉन्ग टर्म वाले से कि ये क्या है, हायर, ज़्यादा रहेगी, अधिक रहेगी। और अगर ये स्थिति बहुत ज़्यादा बनी रहेगी तो ये CS वक्र, ये ज़्यादा दिन तक ये कमी रहेगी तो CS वक्र कहाँ, नीचे की ओर जाएगा और वापिस इस पॉइंट पर आ जाएगा, E3 पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक प्रश्न, तो इसका मतलब यहाँ जो क्वेश्चन का जवाब सही होगा वो कौन सा होगा, B सही होगा, B वाला। ठीक है, आगे हम देखें, फिर इन प्रश्नों पर भी बात करेंगे। फ्रीडमैन के कुछ निष्कर्ष हैं, कंक्लूजन है, और उनको भी हम देख लीजिए कि फ्रीडमैन का जो स्थायी आय सिद्धांत है वो तिर्यक छेद, ठीक है, क्रॉस सेक्शन बजट आंकड़ों के अनुरूप ये दर्शाता है कि दीर्घकाल आंकड़े आय तथा उपभोग के बीच कैसा संबंध को दर्शा रहा है, समानुपाती संबंध को दर्शा रहा है, परंतु दीर्घकालीन संतुलन मार्ग के गिर्द आसपास अल्पकालीन लॉन्ग शॉर्ट टर्म में जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे संबंधित अध्ययनों से पता चलता है कि मापित आय तथा मापित उपभोग कैसा संबंध है, गैर अनुपातिक संबंध है। ये एक प्रकार का कंक्लूजन यहाँ निकल रहा है। और कुछ एजम्पशन जो मैंने ऊपर दी गई है, और ये जो डायग्राम है उसको आप समझिएगा। उसके अलावा उसने कुछ क्रिटिसिज्म की है, आलोचना की है, उन आलोचनाओं को हम देखें तो इसकी कुछ आलोचनाएं अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा की गई है। उनमें पहली आलोचना हम ये देखें कि जो अस्थायी आय और उपभोग में सहसंबंध, इन कोरिलेशन बिटवीन जो आपकी ट्रांसटरी इनकम और कंजप्शन है, उनमें सहसंबंध कोरिलेशन की बात नहीं की गई फ्रीडमैन के द्वारा, परंतु वास्तव में जो टेम्परेरी या हम ट्रांसटरी इनकम है और जो कंजप्शन है उनके बीच में भी रिलेशन होता है ना। क्योंकि अचानक किसी प्रकार की आय बढ़ती है, अचानक जो अनएक्सपेक्टेड है,
जो प्रत्याशित नहीं है उसको हमने क्या बोला, ट्रांसटरी इनकम बोला। और ट्रांसटरी इनकम अगर किसी कारण से लाभ प्राप्त होता निश्चित रूप से कंजप्शन प्रभावित होगा, और किसी के कारण अगर नेगेटिव हुआ, जैसे हमारा मान लीजिए बटुआ है, पर्स है, वो खो गया, तो निश्चित रूप से हमारा जो कंजप्शन है वो प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से भी उसकी आलोचना की गई है। दूसरा हम देखें कि यहाँ फ्रीडमैन के द्वारा ये माना कि जितने भी ग्रुप्स हैं, आय वर्ग है, इनकम ग्रुप्स हैं, उनकी जो एपीसी है उसने इक्वल मानी है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रीडमैन जो एपीसी है वो जो पुअर व्यक्ति है, गरीब है और धनी है, उनके बीच में एपीसी में अंतर पाया जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि एपीसी है वो पुअर व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसकी अधिक होती है, और धनी व्यक्ति की एपीसी क्या होती है, कम होती है। साथ ही साथ उसने, आप देखोगे इस फ्रीडमैन के जो हाइपोथेसिस है उसमें आय और उपभोग से संबंधित अनेक टर्मोलॉजी शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो काफ़ी मान लो कि एक प्रकार से, जैसे यहाँ देखे उसने परमानेंट है, ट्रांसटरी है, मेजर्ड है, इनका प्रयोग किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम इनमें फंस रहे हैं कि इस परमानेंट क्या है, तो इस प्रकार से भी उसकी आलोचना की गई है। और एक और आलोचना इसके अंदर ये इस प्रकार से की गई है कि उसने ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वेल्थ है, जो मानव और गैर मानव धन है, उसमें भी उसने डिफरेंस किया गया है, तो उस डिफरेंस को लेकर भी उसमें आलोचना की गई। तो इस प्रकार से ये कुछ आलोचनाएं इसके अंतर्गत की गई है, तो इनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब इनके प्रश्नों पर हम बात करें कुछ, तो पहला जो प्रश्न है उसकी तो मैंने बता दिया कि ये कैसा होगा, हायर होगा, इसकी हमने बात कर ली। दूसरे प्रश्न पर अपन चलें कि अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी परमानेंट कंपोनेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिपेंड ऑन, तो परमानेंट किस पर कर रहा है, कंजप्शन ओनली किस पर, ओनली परमानेंट इनकम पर कर रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये डी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। फिर आगे हम देखें क्वेश्चन थर्ड, इन द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजप्शन विच पेयर ऑफ कंपोनेंट्स हैज ए प्रोपोर्शनल रिलेशन, किन के बीच में अनुपातिक रिलेशन दर्शा रहा है, ये आपको बताना होगा, बिल्कुल सरल सा है। और चौथा प्रश्न भी आपको बताना होगा कि किन के बीच में कैसा है, यहाँ विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट एन अजम्पशन ऑफ द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, इनमें से कौन सी नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसटरी इनकम कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिल्कुल सही है, ट्रांसटरी इनकम पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। परमानेंट इनकम डिपेंड ऑन द ह्यूमन एंड नॉन इनकम एसेट, ये भी सही है, जो मानव और गैर मानव इस पर निर्भर करती है। ट्रांसटरी कंजप्शन कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये भी सही है। और एवरेज प्रोपोर्शनलिटी कंज्यूम इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, ये बात गलत है, क्योंकि क्या होगा कि एपीसी ग्रेटर देन होगी किससे, एमपीसी से, एमपीसी ग्रेटर देन नहीं होगी, तो ये बात यहाँ गलत हुई है। पांचवा, ये आपको बताना है कि किन के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, और ये लॉन्ग टाइम में जाकर ये बी जीरो, यहाँ ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, बी0 है, ये 0 हो जाएगी। ये कुछ प्रश्न है साथियों, आप लोगों से मेरी अपील है कि आप बिल्कुल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और जिससे ये पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।